हमें लिखना है, पढ़ना है, आगे ही बढ़ना है, खाते हैं हम ये कसम। जो ज्ञान का रास्ता है, शिक्षा का रास्ता है, उसी पे चलेंगे हम। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी डोज पे। आज हम बात करेंगे जो आपके सामने अभी बीकॉम का नोटिफिकेशन आया हुआ है और आपके सामने जो वैकेंसी है ग्रुप 2 सब ग्रुप 2 की। ठीक है, आज हम स्ट्रैटेजी पे चर्चा करेंगे कि बहुत सारे बच्चे हैं मेरे पास जिनका एक ही क्वेश्चन हो रहा है कि क्या मैम 40 डेज बचे हैं, हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये कि अगर आप ग्रुप 2 सब ग्रुप 2 का पेपर देने की तैयारी कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट 18 के बाद जो है वो वैकेंसी 4 साल बाद, 4 साढ़े 4 साल बाद आपके सामने आई है। मैं ये बात मानती हूँ कि पोस्ट बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, कम जितना आपने सोचा होगा उससे भी कहीं ज़्यादा कम है। ठीक है, लेकिन क्या आपके सामने जो वैकेंसी है उसके लिए प्रिपरेशन ना करना क्या सही है? ठीक है, मान लीजिए थोड़ी बहुत पोस्ट कम है, ठीक है, पर क्या कोशिश ही ना करें उस चीज़ के लिए, ये तो गलत चीज़ है। ठीक है, हमें कम से कम कोशिश तो करनी चाहिए। एग्ज़ाम निकलना या ना निकलना अलग बात है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आज आपने देखा होगा कि ग्रुप 2 सब ग्रुप 2 का जो आपका रूल बुक है वो रिवाइज्ड हुआ है और उसमें आपकी 8 पोस्ट और ऐड हुई हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जिस हिसाब से मुझे न्यूज़ आ रही है या फिर कुछ लोगों ने मुझे बताया कि मैडम हो क्या रहा है, इन्होंने जल्दबाजी में जो वैकेंसी जितनी इनके पास मंजूर थी उतनी इन्होंने निकाल दी हैं। कुछ डिपार्टमेंट्स ने अभी अपनी मंजूरी तक नहीं दी है पोस्ट में और वैकेंसी जो है आपके सामने है। तो हो सकता है इन फ्यूचर अभी आपकी जो है और पोस्ट ऐड होगी। ऐसे में अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आपके दिन कम हो रहे हैं और आप जो है और ज़्यादा अपना नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि इस बार वैकेंसी आपके सामने है, अगली वैकेंसी कब आपके सामने होगी हम कुछ कह नहीं सकते। और जिस एक एग्ज़ाम के लिए आपने 4 साल से प्रिपरेशन करी है, आज वो आपके सामने है और आप उससे पीछे जा रहे हैं तो नुकसान भी आपका ही है। ठीक है, गवर्नमेंट का कुछ नहीं जाना, आप एग्ज़ाम दें या ना दें, लेकिन 4 साल से आप घर के बाहर रह के किसी एक एग्ज़ाम के लिए दिन रात प्रिपरेशन कर रहे हैं और लास्ट में आपका अगर ये कमेंट सामने आता है कि मैम सिर्फ 78 पोस्ट हैं, हम फॉर्म कैसे डालें या फिर हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करें। तो देखिए, सबसे पहली बात यह कि आपने इस एग्ज़ाम के लिए 4 साल दिए हैं और आपको सिर्फ एक पोस्ट चाहिए। ठीक है, कितनी पोस्ट हैं, कितने लोगों का सिलेक्शन होगा, कुछ नहीं। कम से कम इस वाली वैकेंसी में आपके सामने ये चीज़ है कि आपके पास पोस्ट कम है लेकिन आपके पास एक बहुत बड़ा समूह जो ग्रेजुएशन वाले बच्चों का होता है, जो बीएससी वाले हैं, जो और बीए वाले हैं, ठीक है, जो अदर स्ट्रीम वाले बच्चे हैं, जो बी वाले हैं, वो लोग आपका पेपर नहीं देंगे। आपका पेपर सिर्फ आप ही दे रहे हैं, मतलब बीकॉम वाले। और जो अभी वैकेंसी ऐड हुई है उसमें मैंने देखा उसमें बीकॉम जो है वो 50% 55% आई थिंक मांगा है उसकी क्वालिफिकेशन में। तो आप लोग प्लीज़ वेट मत करिए कि मुझे एग्ज़ाम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। आपके पास अभी भी 40 डेज़ हैं। अगर मैं 3 दिन में, एक दिन दशहरा का और एक दिन दिवाली का और एक दिन और काट दूँ तो, क्योंकि अगर आप का 16 में पेपर है तो मैं अगर 16 नवंबर भी लेके चलती हूँ तो आपके पास अभी भी 43 डेज़ है। 43 डेज़ में मैं 3 दिन और आपकी छुट्टी मना देती हूँ। लेकिन फिर भी अगर आपके पास 16 को एग्ज़ाम है तो मेरे हिसाब से ना ही आपके पास दशहरा मनाने का टाइम है और ना ही आपके पास दिवाली बनाने का टाइम है, क्योंकि एक बार अगर आपकी जॉब लग गई तो फिर आपकी पूरी ज़िंदगी दशहरा और दिवाली मनाते हुए ही बीतेगी। 4 साल से आपने इस चीज़ की प्रिपरेशन करी है तो आप एक भी छुट्टी काउंट मत करिए। तो आप ये मान के चलिए आपके पास टोटल 43 डेज़ हैं प्रिपरेशन करने के लिए। ठीक है, यही चीज़ मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ कि क्या 40 डेज़ में हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं या नहीं। तो देखिए, 40 डेज़ बहुत होते हैं। 40 डेज़ में अगर आप 8 घंटे भी रेगुलर स्टडी करते हैं तो मेरे हिसाब से आप प्रॉपरली एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, आपका जो पूरा एग्ज़ाम है वो 2 पार्ट में डिवाइड है, आपका पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में आपके 7 जो हैं वो जनरल सब्जेक्ट्स हैं, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य तार्किक योग्यता, सामान्य विज्ञान, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान। मतलब ये सारे जो बेसिक सब्जेक्ट हैं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं 17 और 18 के एग्जाम में। आपने देखा होगा, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं कुछ टाइम से तो आपको इन बेसिक सब्जेक्ट की जानकारी बहुत अच्छे से होगी। इसमें आप एक साइंस का चैप्टर छोड़ दें, साइंस के क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी होते हैं, बाकी आपके एकदम बेसिक क्वेश्चन होते हैं। आप चाहे 17 या 18 का पेपर जो है आप उठा के देख लीजिए। सामान्य ज्ञान में आपसे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन एमपी के पूछे जाते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस अलग होते हैं, बाकी 15-15 नंबर के सारे आपके क्वेश्चंस जो हैं वो होते हैं। ठीक है,
अब हम बात करते हैं पार्ट बी की। पार्ट बी जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इक्वली इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं कहूँगी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इक्वली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जितना आपका पार्ट ए इंपॉर्टेंट है उतना ही आपका पार्ट बी भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ये भी 100 मार्क्स देगा और वो भी 100 मार्क्स देगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने पार्ट बी की तैयारी अच्छे से करी है तो आपको पार्ट बी जो है ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट हो सकता है इन कंपैरिजन टू पार्ट ए के, क्योंकि पार्ट ए में आपको 7 सब्जेक्ट पढ़नी है, ठीक है। 7 सब्जेक्ट पढ़ के याद रखना बहुत मुश्किल है, लेकिन पार्ट बी जो है आपको एक बहुत ही डिफाइंड सब्जेक्ट उसमें दिया हुआ है। मैं मानती हूँ 17 और 18 अगर हम दोनों पेपर की एनालिसिस करें तो कुछ पॉलिटी के क्वेश्चंस आपको एक्स्ट्रा दिए गए हैं, ठीक है। उसके अलावा आपसे 2 चीज़ें और एक्स्ट्रा पूछी गई हैं, वो है मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 से कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं और कुछ क्वेश्चन आपके ग्राम पंचायत अधिनियम 1993 से पूछे गए हैं, ठीक है। वो मैं मानती हूँ इधर कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड हुई हैं। उसके अलावा आपका सिलेबस बहुत ही डिफाइन है। मान लीजिए हम एक टॉपिक लेते हैं, आपने अगर पॉलिटी में आपका एक टॉपिक दिया हुआ है CAG का, ठीक है, तो CAG के टॉपिक से आपसे 3 या 4 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। आप किसी भी एग्जाम पेपर क्वेश्चन पेपर को उठा के देखिए 17 या 18 का, आपको मिनिमम 3 क्वेश्चन और मैक्सिमम 4 से 5 क्वेश्चन उस 1-2 पेज से आपको पढ़ने को जो है देखने को मिल जाते हैं। तो ये बताइए पार्ट ए के कंपैरिजन में पार्ट बी आपका ज़्यादा डिफाइन है या फिर नहीं है, ठीक है। अगर आप एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ते हैं, जैसे आपने पढ़ लिया लोक लेखा समिति, आपने लोक लेखा समिति पढ़ा, लोक सार्वजनिक उपक्रम समिति पढ़ा, ठीक है, और प्राक्कलन समिति, अगर आपने 3 समितियां प्रिपेयर कर ली तो पूरे पेपर में आपको कम से कम नहीं तो 2-2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिनिमम मिल जाते हैं देखने के लिए, ठीक है। और इन 4 क्वेश्चंस में भी आप ये मान के चलिए ज़्यादा ही मिलेंगे, उससे कम किसी भी हालत में नहीं होंगे, ठीक है। तो पार्ट बी जो है आपका स्कोरिंग जो है पॉइंट माना जा सकता है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों का ये भी बोलना है कि मैम मैंने इनकम टैक्स और जो अकाउंट सेक्शन है वो बहुत टाइम से पढ़ा नहीं है, तो क्या हो पाएगा? आपको पूरी अकाउंट्स नहीं पढ़नी है, आपको पूरी ऑडिट नहीं पढ़नी है, आपको पूरा इनकम टैक्स भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। आपका काम जो है अभी एग्जाम में पंडित होके जाना नहीं है, ना ही आप CA का एग्जाम दे रहे हैं। आप एक छोटा सा सब ऑडिटर और अकाउंटेंट का पेपर दे रहे हैं, उसमें बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अगर आपने 12th में और आपने ग्रेजुएशन में कॉमर्स किया और आपने नॉर्मल भी पेपर दिए हैं, ठीक है, मैं कुछ भी पढ़ के अगर आपने पेपर दिए हैं तो आपको थोड़ा बहुत नॉलेज तो होगा। थोड़े बहुत नॉलेज के आधार पर बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो आप इस वाले पार्ट में भी टिक कर सकते हैं। मतलब आपका अगर अकाउंट्स अच्छा नहीं है तो फिर भी आप 20 नंबर मान के चलिए, आपको 20 का टारगेट लेके चलना है, ठीक है। 20 में से आप 25 में से अगर आपको 20 भी स्कोर कर लिए तो बहुत अच्छा स्कोर है आपका, ठीक है। तो पार्ट ए आपके जनरल सब्जेक्ट्स हैं जिनकी तैयारी आप शायद बहुत टाइम से कर रहे होंगे, क्योंकि जितने भी आगे अपकमिंग एग्जाम है आपके, चाहे आप SI के एग्जाम दे, चाहे आप पटवारी के एग्जाम दे, चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, ये पार्ट आपका बहुत बेसिक है और बहुत कॉमन है, ठीक है। इस एग्जाम की प्रिपरेशन हर कोई कर रहा है, तो ये वाला पार्ट मैं ये मान के चलती हूँ कि अभी आपका थोड़ा सा प्रिपेयर है, ठीक है, थोड़ा सा अभी ये वाला पार्ट आपका प्रिपेयर है। पार्ट बी में आपसे 3 जो है, पहला जो है आपका अकाउंट्स मतलब अंकेक्षण, ठीक है, इनकम टैक्स, आयकर और ऑडिट, ठीक है, ये 3 है आपके 25 मार्क्स में। देन सेकंड देखिए, सेकंड आपका आता है पॉलिटी, ठीक है, भारतीय संविधान, भारतीय संविधान। अगर आप सिलेबस में जाएंगे तो भारतीय संविधान का बहुत ही क्लेरिफाइड इसमें जो पॉइंट्स दिए हुए हैं कि आपको भारत का CAG पढ़ना है और पंचायती राज अधिनियम पढ़ना है और मध्य प्रदेश का जो पंचायती राज अधिनियम है आपको वो पढ़ना है, ठीक है। 3 चीजें आपको इसमें कंप्लीट करनी है। अगला देखिए, लोक प्रशासन, ठीक है। लोक प्रशासन में आपको जनरली बहुत गिन चुन के टॉपिक दिए हैं। एक पहला आपका हो गया बजट। बजट अगर आप पढ़ते हैं तो भी आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। कुछ समितियां दी हुई हैं आपको, उसमें भी आपको 3-4 क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। और इसमें भी एक पार्ट जो है CAG का है, ठीक है। इस तरीके से मिला के, ठीक है, लेखा और जो आपका भारत का ऑडिटिंग ऑफिसर होता है उसके बारे में कुछ जानकारी मांगी गई है। इस तरीके से इसका भी सिलेबस आपको बहुत ही
एकदम प्री डिफाइंड होता है ना कि आपके सामने चीज़ें रखी हुई हैं कि हम यहीं से क्वेश्चन पूछेंगे, तो आपको पढ़ना बहुत आसान हो जाता है इन कंपैरिजन टू इस पार्ट के, क्योंकि इस पार्ट में आपको सिर्फ सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, आपको नहीं पता उस सब्जेक्ट के अंदर आपसे क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे, लेकिन पार्ट बी में आपको पता है कि मुझसे इस सब्जेक्ट के अंदर क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तीसरा आपका है राज्य प्रशासन। अगेन इसमें भी बहुत ही डिफाइन तरीके से दिया हुआ है कि हम कहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, तो अगर आपने स्टडी डोज की क्लासेस लेके रखी हैं, ठीक है, तो आपको पता होगा हमारा इसमें 90 to 95% जो है सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के 1-2 लेक्चर्स बचे हुए हैं, उसको देने के बाद मैं आपको नगर पालिका अधिनियम 1961 पढ़ाऊंगी, जिससे कि 3 से 4 क्वेश्चन पिछली बार पेपर में देखने को मिले थे, या फिर 2-3 क्वेश्चन तो आप मान के चलिए कि उससे मिले थे। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। लेक्चर्स आपको मान लीजिए अगर बहुत ज़्यादा लेक्चर है तो सारे के मिला के आपके पास 100 लेक्चर हैं। ठीक है, 100 लेक्चर में से अगर आप पर डे के 2 से 3 लेक्चर करते हैं, क्योंकि बहुत लंबे लेक्चर्स नहीं है, बहुत लंबे लेक्चर्स नहीं है, आपको सिर्फ 30 मैक्सिमम 30 मिनट्स का या 45 मिनट्स का लेक्चर है, तो आप एक दिन में अगर 8 घंटे पढ़ते हैं तो 2 से 3 लेक्चर आप आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, आराम से पढ़ के उसे अच्छे से 1 से 2 बार रिवाइज कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका। ठीक है, तो ये वाला पार्ट है, अगर आप 1 से 2 से 3 लेक्चर भी डेली आप देख लेते हैं, क्योंकि आपका एग्जाम पास है, तो मैं ये मानती हूँ आप 10 से 12 घंटे कम से कम पढ़ाई करेंगे। 12 घंटे भी नहीं तो 7 से 8 घंटे तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम आपके सामने है, वैकेंसीज इतनी कम है और कंपटीशन इतना ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर आप 2 से 3 लेक्चर पर डे पढ़ते हैं और उनको सिर्फ रिवाइज करते हैं, उसके साथ हमारी MCQs और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, तो आपको एक बेहतर जो है नोट्स या बेहतर मटेरियल जो है वो आपके सामने होगा। तो इसके लिए जो एक्चुअली है क्या, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको सिर्फ मेरा कोर्स से पढ़ना है, आपको है क्या कि जो इस का सिलेबस है बहुत ही बिखरा हुआ है, कभी आपको इस बुक से लेना है, कभी आपको उस बुक से पढ़ना है, बहुत सारी बुक्स को आपको छांटना है, आपको कुछ चीज़ों के लिए इंटरनेट का सहारा लेना है, तब जाके आपका ये मटेरियल जो है वो ख़त्म होता है या कंप्लीट होता है। आपको इंटरनेट पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आपको बुक्स में भी सारी चीज़ें मिल जाएंगी, बस ये है कि एक बुक में कुछ भी नहीं है, आपको 3 से 4 बुक्स जो है वो अपने सामने रखनी पड़ेंगी, देन आप जाके इस वाले पोर्शन की प्रिपरेशन करेंगे। मैंने सिर्फ इसी चीज़ को एक जगह इकट्ठा किया हुआ है। ठीक है, इसको एक जगह मैंने इकट्ठा करके ऐसा बना दिया है कि आप कम टाइम में इसे अच्छे से पढ़ सकें। हमने सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ सिलेबस की चीज़ें कंप्लीट नहीं की हैं, मैंने 17 और 18 के पूरे पेपर को एनालिसिस किया है। जिस भी टॉपिक से उसमें क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे अगर आपको राष्ट्रपति से क्वेश्चन दिए गए हैं, अगर आपको मौलिक अधिकार से क्वेश्चन दिए गए हैं, तो मैंने उन टॉपिक को भी पूरे डिटेल में जाके पढ़ाया हुआ है। ठीक है, कि अगर ये टॉपिक भी आपको ऐड किए जाते हैं तो भी आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो इस तरीके से आप 30-40 डेज में, मेरे हिसाब से आपके पास अगर 30 डेज भी है तो भी आपके पास सिलेबस कंप्लीट करने के लिए सफिशिएंट टाइम है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ होती क्या है, जब नोटिफिकेशन आपके सामने नहीं था तो आपने ये माइंडसेट बना के रखा था कि अभी तो हमारे सामने नोटिफिकेशन है ही नहीं, हम क्यों प्रिपरेशन करें। मैं तब भी बोल रही थी कि जिस दिन आपके पास आपका नोटिफिकेशन होगा उस दिन से आपको कम से एक दिन में मतलब 1.5 महीने मिलेंगे, 1 से 1.5 महीने मिलेंगे और उसके अंदर आपके एग्ज़ाम हो जाएगा। अगर एग्ज़ाम आपका टाइम पे होता है तो ठीक है, चांसेस हैं आपके एग्जाम की डेट भी आगे बढ़ सकती है। तो अगर आपका एग्जाम टाइम से होता है तो भी हम 40 डेज तो गिन के चल सकते हैं। तो अगर आपने ऐसे ही मन में धारणा बना के रखी थी कि जब नोटिफिकेशन हमारे सामने होगा हम प्रिपरेशन तभी करेंगे, तो अगर आपके सामने नोटिफिकेशन है तो अब ऐसे क्वेश्चन आपके दिमाग में आने भी नहीं चाहिए कि अब तो हमारे पास कम टाइम है। क्योंकि अपने व्यापम की अगर हिस्ट्री देखी होगी तो जब व्यापम टाइमली एग्जाम कंडक्ट कराता है तो यही होता है, जनरली आपके पास फॉर्म फिल करने का 1 महीने का टाइम होता है और उसके 10 से 12 दिन में आपके पेपर हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपने ऐसा माइंडसेट बना के रखा था कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो हम प्रिपरेशन नहीं करेंगे, तो अब जब आपके सामने नोटिफिकेशन है तो आप इस चीज़ से डर रहे हैं कि 40 डेज है और हम प्रिपरेशन कैसे करें। तो आपके पास अगर एक सारी चीज़ें आपके पास एक जगह है, सिर्फ आपको पढ़ना है, तो आप आराम से प्रिपरेशन कर सकते हैं। कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, लेकिन हाँ ज़्यादा लेट मत करिए, क्योंकि अगर एग्जाम के 15 दिन 10 दिन 12 दिन होंगे तो आप शायद एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन अभी 43 डेज बहुत ज़्यादा होते हैं। 43 डेज में लोग मैंने बहुत सारे लोगों की देखी स्ट्रेटजी, 40 डेज में तो लोग यूपीएससी क्रैक कर लेते हैं, जिसमें बहुत कुछ पढ़ना होता है। तो इसमें तो आपको एक बहुत ही प्री डिफाइंड जो सिलेबस है उसी को कंप्लीट करना है। ठीक है, कोई बहुत ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं है कि हम कर ही नहीं सकते। अगर आप कोशिश करेंगे 4 से 5 घंटे भी आप रेगुलर पढ़ते हैं हमारे कोर्स को, तो आप अच्छे तरीके से जो है वो सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं।
अगला क्वेरी, अगली जो एक बहुत ज़्यादा चीज़ है मेरे सामने कि मैम आपका कोर्स बहुत ज़्यादा महंगा है। कोर्स की प्राइस मैं मानती हूँ थोड़ी सी हाई है, ठीक है, लेकिन अगर आप बुक्स परचेज करने जाएंगे, अगर आप मटेरियल खोजने जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना ज़्यादा टाइम मैं इस पे दे रही हूँ, ठीक है। मेरे पास जॉब है, बच्चा है, उस सब के बाद भी मैं आपके लिए ये कर रही हूँ। और मैं कोई बहुत बड़ी कोचिंग नहीं हूँ कि मेरे पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं और मैं उसको कट डाउन करके आपके पास कर सकती हूँ। मेरे पास, मैं सिंगल हूँ, मुझे एडिटिंग वाले को भी पैसा देना है, मुझे जो आपके अकाउंट्स के टीचर है उनको भी पैसा देना है, जो ऐप वाले टीचर है मुझे उनको भी पैसा देना है, ठीक है। और जो अलग से लोग काम कर रहे हैं आपके लिए उनको भी थोड़े बहुत पैसे मुझे देने पड़ रहे हैं। तो आप अगर ये सोचो कि मैं कुछ ले रही हूँ तो मेरा बहुत ही कम है। आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि मैम, मतलब बहुत सारे बच्चों के अलग अलग कमेंट्स आते हैं, मुझे कभी कभी बहुत बुरा भी लगता है, बट इट्स ओके। मेन क्या है, आपके एग्जाम की प्रिपरेशन, बाकी चीज़ें आपके लिए मैटर नहीं करनी चाहिए, ठीक है। मैं ये नहीं बोलती, सामने वाला हो सकता है आपको 1000 रुपये में भी कोर्स दे दे, लेकिन अगर आप मेरा कोर्स परचेज करते हैं तो मैं आपको एक चीज़ की गारंटी देती हूँ, आप कभी भी शिकायत नहीं करेंगे कि मैडम आपने कम पढ़ाया है, ठीक है, या आपने सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें बोली हैं, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ा है। मैंने जितना एफर्ट्स हो सकता है, जितना मुझसे हो सकता है, मैंने सारी चीज़ें आपके कोर्स के अंदर करने की कोशिश की है। जो बच्चे जिन बच्चों ने कोर्स परचेज किया हुआ है, आप उनसे एक बार जाके बात भी कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करिए, वहाँ पर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कोर्स को परचेज किया हुआ है। किसी भी बच्चे से आपको एटलीस्ट ऐसी शिकायत नहीं मिलेगी, वो भी मेरे सब्जेक्ट्स में, कि मैम आपने कम कोशिश की है या आपने कम पढ़ाया है। मैक्सिमम जितना हो सकता है, जितनी चीज़ें कवर की जा सकती है, मैंने सारी चीज़ें आपको इस कोर्स के अंदर देने की पूरी कोशिश की है, ठीक है। मेरा सिर्फ एक है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सिलेक्ट हों, जितने भी हैं मेरे पास, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मैं सिलेक्शन दे पाऊँ। 17 और 18 का थोड़ा सा एक्सपीरियंस है मेरे पास, मैं ये नहीं बोलती ज़्यादा है, 17 और 18 का थोड़ा सा एक्सपीरियंस है मेरे पास। उस बेसिस पे मुझे जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं उतनी तैयार की हैं। एग्ज़ाम के लेवल तो ठीक है, मैंने पूरी कोशिश की है कि अगर एग्ज़ाम के लेवल में थोड़ी बहुत चीज़ें ऊपर से आती हैं तो वो भी मेरे कोर्स में कवर हो जाए। मैंने कभी भी ये नहीं सोचा है कि एग्ज़ाम से थोड़ी कम चीज़ पढ़ाते हैं या फिर टू द पॉइंट पढ़ाते हैं, नहीं। आपको याद होगा 2017 में पटवारी का एग्ज़ाम हुआ था, बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, ठीक है। ऐसा मतलब आपके सामने जो पंचायती राज के क्वेश्चन आए, शायद वो कभी किसी ने पढ़ाए ही नहीं थे, क्योंकि मैंने भी उस टाइम पे 17 में देखा था, मेरे भाई ने कोचिंग करी थी और उसको इतनी पतली नोट्स ही दे दी गई थी। तो इस तरीके की चीज़ें मैं करना नहीं चाह रही हूँ कि ठीक है, आपसे अगर 200 रुपये में ज़्यादा ले लेती हूँ तो 200 रुपये की मैं आपको एक्स्ट्रा मेहनत करके भी दे रही हूँ, ठीक है। तो पहली चीज़ तो दिमाग से ये निकाल दीजिए कि 30 to 40 डेज़ हैं तो मैं प्रिपरेशन नहीं कर सकता या मैं प्रिपरेशन नहीं कर सकती। अगर आपके पास टाइम है, अगर आप सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप बिल्कुल 30 to 40 डेज़ बहुत होते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। आप आराम से कोर्स खरीद सकते हैं और पढ़ सकते हैं। पर अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम 10 दिन 12 दिन बाद लेंगे तो फिर आप ऐसा मत करिए, क्योंकि अगर आपके पास टाइम कम है तो पूरे टाइम को यूटिलाइज करिए। बाकी रही वैकेंसीज़ की बात, तो अगर सरकार ने चाहा तो आपके पास वैकेंसीज़ थोड़ी और ज़्यादा देखने को मिलेंगी। और इसके साथ साथ मेरे जो बच्चे हैं जिन्होंने 18 के एग्ज़ाम में टॉप किया था, उनकी कुछ लिस्ट है मेरे सामने, तो मैं आपके लिए उनकी लाइव क्लासेस लेके आती रहूँगी। आप बाकी चीज़ें उनसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मेरी स्ट्रेटजी के हिसाब से आपके लिए 40 डेज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। 2 से 3 लेक्चर या फिर एक दिन में आप एक चैप्टर भी अगर करते हैं तो आप पूरा ये सिलेबस उठाइएगा, कुछ मत करिए, आप पूरा सिलेबस उठाइए पार्ट बी का और सिर्फ काउंट करिए क्या उसमें 40 टॉपिक्स हैं आपके। अगर 40 टॉपिक्स नहीं है तो मतलब आप उस सिलेबस को किसी भी टाइम बैठ के ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये तो रही हमारी स्ट्रेटजी की बात। अगला वीडियो मैं लेके आऊँगी जिसमें आपकी वैकेंसीज़ का डिस्क्रिप्शन होगा पूरी तरीके से, क्या मांगा गया है, किस तरीके से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, किस तरीके से आप फॉर्म फिलिंग की चॉइस कर सकते हैं, ठीक है। अगला वीडियो हम उसी पे लेके आएंगे। तो तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए एकदम लास्ट चांस होगा। इसके बाद शायद ही आपके घर वाले आपको अलाउ करें किसी और भी एग्ज़ाम में एडमिट होने के लिए। तो आप लोग प्लीज़ मन लगा के प्रिपरेशन करिए। पोस्ट मत देखिए कितनी है, ठीक है, पोस्ट बहुत कम है, मैं भी मानती हूँ, व्यापम ने बहुत कम पोस्ट दी हैं, लेकिन हमारे पास जो है वो है हमारी प्रिपरेशन और हम सिर्फ वही कर सकते हैं, ठीक है। बाकी पोस्ट ऐड होना ना होना वो गवर्नमेंट का काम है। बाकी जहाँ तक मेरा मतलब मन कह रहा है कि पोस्ट और आपकी ऐड होंगी, मैं पहले भी बच्चों को बोल रही थी कि कुछ पोस्ट जो है वो आपकी ऐड होंगी, और मुझे ऐसा लग रहा है अभी नगर निगम और इन सब चीज़ों की पोस्ट ऐड नहीं हुई है तो वो सारी पोस्ट भी आपको ऐड होकर दिखेंगी। और तब अगर आप देखेंगे बाद में कि पोस्ट बढ़ गई हैं पर आपकी तैयारी ही नहीं है तो वो टाइम शायद आपके लिए उससे ज़्यादा पछताने वाला टाइम आपके पास कुछ भी नहीं होगा कि हमने तो 78 पोस्ट दे के प्रिपरेशन नहीं करी, पोस्ट बढ़ नहीं है पर मेरी प्रिपरेशन नहीं है,
ठीक है। तो ये मत करिए प्लीज़, आराम से बैठ के प्रिपरेशन करिए। अगर आपको कभी भी किसी भी चीज़ की हेल्प लगे, अगर आप कोर्स परचेज नहीं कर रहे हैं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ अगर आप कोर्स ही परचेज कर रहे हैं, अगर आप कोर्स परचेज नहीं कर रहे हैं, आपको फिर भी कभी भी किसी भी चीज़ की हेल्प लगे कि मैम क्या बुक पढ़ना है, क्या करना है, तो प्लीज़ आप लोग मुझे कभी भी किसी भी टाइम कॉल कर सकते हैं, ठीक है। मैं हमेशा आपके लिए उपलब्ध हूँ, आपके सामने हूँ। आप मुझसे जो कुछ भी हो पाएगा, जो कुछ भी मैं कर सकती हूँ आपके लिए, मैं पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगी। आप लोग किसी भी टाइम मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और हताश मत होइए, ये तो काम ही है गवर्नमेंट का हमेशा का कि जितनी आपकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं उससे बहुत कम दिया जाता है, पर उसी में सिलेक्शन लेना आपका काम है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर पे। थैंक यू।